हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत तेज सर और आप देख रहे हैं फाइटेक ट्यूटोरियल जहां पे आप लोग को फिजिक्स के हर एक टॉपिक को एक इजी लैंग्वेज में, एक इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट को भी आप डाल सकते हैं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को और भी नए वीडियो को मैं एक नए एनर्जी के साथ बनाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, ये अपना बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक में सब टॉपिक आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर इन मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक, जो फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा। इन द डायमेंशनल एनालिसिस इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। डायमेंशनल एनालिसिस सबके लिए नहीं एप्लीकेबल है। हम सबके साथ में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हमने यूजेस पढ़ा। यूजेस में मैंने आप लोग को बताया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन से चेक करके करेक्ट नहीं बता सकते हैं। किसी भी अगर यूनिट गिवन है, ऐसा यूनिट गिवन है, या फिर यू कैन से सीजीएस यूनिट गिवन है, तो उसको हर किसी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लिमिटेशन में आता है। अगर कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसका डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, ये इसके लिमिटेशन में आता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ इसके लिमिटेशन है। मैं आपको एकदम टेक्निकल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको आपको अच्छे से अभी आज का प्रिपेयर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। भाई जरा ध्यान से देखना, ऑब्टेन ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है, जैसे फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, t इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ l बाई जी। दिस इज l बाई जी, नॉट i बाई जी। ये l बाई जी है, वेयर k जो कांस्टेंट है, हर एक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग डायमेंशन से नहीं निकालते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से आती है। इस पॉइंट को अपने माइंड में आप फिट करके रखो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो होते हैं, डायमेंशनलेस, जिसका डायमेंशन नहीं होता उसको डायमेंशनलेस बोलते हैं, उनकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट से फाइंड आउट कर, एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड, नॉन डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनलेस कांस्टेंट मीन्स व्हाट? जिसका डायमेंशन होता है, इसकी वैल्यू को भी हम लोग यूनिट एंड इसके यूनिट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो इधर पे आप लोग देख रहे हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G, दिस इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये सबसे जबरदस्त है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है। इस पॉइंट को अपने माइंड में फिट कर लो। भाई इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसको हम लोग डायमेंशन की हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट इज द इफ करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म इन द सेम डायमेंशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशनल कांस्टेंट। भाई देख, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जिससे कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर हुआ। अगर आप लोगों को उसने कुछ ये दिया, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर दिया, क्या दिया? s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर अगर उसने दिया, जैसे फॉर एग्जांपल s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। तो जब तुम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, डायमेंशन ऑफ s एंड डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर, हाफ का तो डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर, तो भाई दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो आपका s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर है।
ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर है, बट ये हाफ टर्म दिया है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट है बट ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो ये लिमिटेशन होता है कुछ, ये कुछ टर्म्स को, कुछ क्वांटिटीज को ये एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है, ये सबको नहीं एक्सप्लेन कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया रहेगा आई थिंक। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हम लोग देखेंगे इधर, नेक्स्ट इज द, ये आपका लिमिटेशन वाला पार्ट ओवर हो गया। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना है दैट इज द एरर इन मेजरमेंट। बच्चों मैं आप लोग को इधर पे आज एक्सप्लेन करूंगा कि एरर मेजरमेंट में जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इन योर फिजिक्स लैब तो कितने एरर्स हो सकते हैं। बेसिकली मेनली दो टाइप के एरर हम लोग डिस्कस करते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरर, बट उस एरर में सब एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसको अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। द फर्स्ट एरर दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम के थ्रू जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक एरर। इज दैट क्लियर? सिस्टम के थ्रू जो एरर आता है दैट इज द सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में आपका इंस्ट्रूमेंट आएगा, सिस्टम में आप खुद आएंगे, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप खुद वहां पे सिस्टम हो, ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम है। एक्सपेरिमेंट आपके बिना नहीं परफॉर्म होगा, अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं होएगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो उस सिस्टमैटिक एरर में कैसे कैसे एरर हो सकते हैं अभी हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सिंपल है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई खराबी है तो आपकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट वन इज द एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, आप जब फर्स्ट टाइम फिजिक्स लैब में जाते हो तो टीचर्स आपको डायरेक्ट टेबल पे, फिजिक्स लैब के टेबल पे डायरेक्ट आपको नहीं बोलता कि एक्सपेरिमेंट जाके परफॉर्म करो। टीचर फर्स्ट आपको उधर पे आता है, वो क्या काम करता है, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, फिर बाद में आपको बोला जाता है कि अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। बट कुछ बच्चे लोग जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइम पे कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मतलब परफेक्शन नहीं होता, उनको एक्सपेरिमेंट करने में परफेक्ट नहीं होते, उनको समझ में चीजें नहीं आ रहती। लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाए तो ऑब्वियसली रीडिंग और रॉन्ग लेके आएंगे क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं पता है। तो दैट एरर इज कॉल्ड, दैट एरर कम्स इन द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कम्स बाय द एक्सपेरिमेंटल पर्सन। उस पर्सन के थ्रू जो एरर आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरी वजह से जो एरर आएगा, मेरी वजह से क्या एरर हो सकता है, मेरी वजह से एरर ये हो सकता है कि मैं रीडिंग लिया, कुछ मिस्टेक हो गया, देखने में मिस्टेक हो गया रीडिंग, या फिर मैं इधर उधर कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम कर दिया, तो दैट इज द पर्सनल एरर। एंड द सेकेंड टाइप सिस्टमैटिक एरर के बाद जो नेक्स्ट एरर आता है दैट इज द रैंडम एरर। ये इंपॉर्टेंट है, रैंडम एरर कहां से आता है। रैंडम एरर मीन्स टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो एरर आता है। इन द फिजिक्स लैब देयर आर द मेनी इंस्ट्रूमेंट विच इज द टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि वो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनके लेंथ चेंज हो जाते हैं। खास करके वायर की अगर मैं बात करूँ तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर अगर इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली जब आप एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लेंगे तो रीडिंग आपका प्रॉपर नहीं आने वाला है। तो दैट इज द रैंडम एरर। प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, आपके रूम का प्रेशर, तो ये सब की वजह से अगर कुछ एरर में कुछ रीडिंग में प्रॉब्लम्स आता है दैट कम्स इन द रैंडम एरर। आई होप ये दोनों एरर आपको समझ में आ गए रहेंगे। नाउ एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। एरर तो आ गया, अब एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे। यस, ऑब्वियसली अगर हम इंसान हैं तो गलतियां हमसे होंगी, गलती हो गई तो गलती को सुधारे कैसे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपको जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कभी भी टीचर आपको बोलता है भाई 3-4 रीडिंग निकालो। एक ही एक्सपेरिमेंट की मिनिमम 3 रीडिंग्स आपको निकालनी होती है। समटाइम व्हाट हैपन, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसके लिए टीचर्स बोलता है आप 5 रीडिंग, 6 रीडिंग, 7 रीडिंग आप निकाल के बताओ। आप लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे टीचर्स आपको 20-20 रीडिंग निकालने बोलते हैं।
मैं ज़्यादा बोल दिया, बट हाँ कुछ कॉलेजेस में टीचर्स बोलते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना होता, बस बैठना होता है, बस टाइम लेना होता है। तो 20 रीडिंग आराम से आप निकाल सकते हो। तो मोर देन 2 रीडिंग्स हम लोग लेते हैं, तब जाके हम लोग एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने रीडिंग को एक्यूरेटली हम लोग उधर से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मीन वैल्यू, जो भी आपने रीडिंग्स लिए उसकी मीन वैल्यू निकालिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मीनिंग ये होता है बेटा कि आपने जितनी भी रीडिंग लिया है सबकी वैल्यू को ऐड करो एंड डिवाइड बाय दैट नंबर। For example, if you have taken 5 reading, then add all the values, add all the readings, divide by 5. Understood? So with the help of this formula, we can find out the mean value. Understood? Now, next, आपको find out करना पड़ेगा absolute error. This is very simple concept, student. एकदम simple concept है। Do one thing, आपने mean value निकाला ना, अब मेन वैल्यू को अगर आपने फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट रीडिंग जो आपकी है ये A1 का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो क्या काम करने का, A1 का एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू जो आपने निकाला था -A1 कर देने का। सिमिलरली A2 के लिए मीन वैल्यू -A2, इसी तरीके से लास्ट रीडिंग माइनस मीन वैल्यू माइनस लास्ट रीडिंग। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर ऑफ एवरी वैल्यू। तो हर एक वैल्यूज की एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वाज द मीन वैल्यू, सेकंड पॉइंट वाज द एब्सोल्यूट एरर। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, किसका मीन निकालना भाई, एब्सोल्यूट एरर का। अभी एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला, उस एब्सोल्यूट एरर का, ये जो एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला, अब इसका मीन आप फाइंड आउट करो। मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या काम करने का, सेम प्रोसेस, सभी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय दैट नंबर, जितनी बार जितनी वैल्यूज आती हैं, दैट्स ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। And next one is the this is the formula for the mean absolute error, general formula. Next is the relative error. Now the question is what is the relative error? एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल, मैं गारंटी देता है कि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, फाइटेक नाम ही गजब है, फाइटेक एकदम टेक्निकल वे में हम लोग समझता है इधर पे फिजिक्स को। तो रिलेटिव एरर क्या होता भाई, रिलेटिव एरर में क्या काम करने का, मीन एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट निकाला, मीन एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मीन। फिर से बोलता हूं, व्हाट इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे भाई, दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको रिलेटिव मिलेगा। रिलेटिव, रिलेशन दोनों का अपने को निकालना है, दैट इज द रिलेटिव। 4 हुआ, सबसे पहले मीन निकाला, फिर एब्सोल्यूट मीन निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला, फिर से मीन निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट निकाला एंड रिलेटिव। मीन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रीडिंग 5 रीडिंग लिया, मीन के लिए 5 रीडिंग को क्या करने का, ऐड डिवाइड बाय दैट नंबर। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट क्या आता बेटा, एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मीन एरर माइनस फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एब्सोल्यूट, मीन एरर माइनस सेकंड वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर निकला। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर ऐड करने का, डिवाइड बाय द नंबर, उसका मीन आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट। एंड व्हाट इज द रिलेटिव, मीन एब्सोल्यूट अपॉन मीन, मीन एब्सोल्यूट अपॉन मीन। ठीक है, लास्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द परसेंटेज एरर, दैट इज द परसेंटेज एरर। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, कुछ नहीं भाई, तूने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला ना, रिलेटिव एरर निकाला ना, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 करने का, यू विल गेट द परसेंटेज एरर। इज दैट क्लियर, यू विल गेट द परसेंटेज एरर। तो नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंटेंट रिलेटेड योर एरर्स, दिस वाज द कंटेंट रिलेटेड जो कि मैं पहले आप लोग को बताया, दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों ये आज आप लोग को मैंने पढ़ाया very simple concept for your exam,
कोई भी स्टूडेंट फॉर 11th-12th में अगर कोई है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर एंट्रेंस के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने अभी बता के दिया आप लोगों को। ठीक है, पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा ये इतने कंटेंट में जो मैंने आप लोग को एरर्स के रिलेटेड पढ़ाया। कुछ कंसेप्ट और भी हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को वीडियोज में बना के दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, नीचे सब्सक्राइब करना, सबसे रेड कलर की जो बटन है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। बेल आइकन क्यों? क्योंकि भाई मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचना चाहिए कि हाँ सर ने वीडियो डाला है। तो उसके लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड बेल आइकन को दबा दो। 3 काम करने ज्यादा है नहीं ना, बस। अगेन फाइटेक ट्यूटोरियल बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मॉम डैड का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मॉम डैड का ख्याल क्यों? क्योंकि उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर।